आज की कहानी है 25 चौका 150, जिसको लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। पहली तनख्वाह के रुपए हाथ में थामे सुदीप अभावों के गहरे अंधकार में रोशनी की उम्मीद से भर गया था। एक ऐसी खुशी उसके जिस्म में दिखाई पड़ रही थी जिसे पाने के लिए उसने असंख्य कटीले झाड़ झंकाड़ों के बीच अपनी राह बनाई थी। हथेली में भींचे रुपयों की गर्मी उसके रग रग में उतर गई थी। पहली बार उसने इतने रुपए एक साथ देखे थे। वह वर्तमान में जीना चाहता था, लेकिन भूतकाल उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। हर पल उसके भीतर वर्तमान और भूत की रस्साकसी चलती रहती थी। अभावों ने कदम कदम पर उसे छला था, फिर भी उसने स्वयं को किसी तरह बचाकर रखा था। इसीलिए यह मामूली नौकरी भी उसके लिए बड़ी अहमियत रखती थी। नई नई नौकरी में छुट्टियां मिलना कठिन होता है। उसे भी आसानी से छुट्टी नहीं मिली थी। उसने रविवार की छुट्टियों में अतिरिक्त काम किया था, जिसके बदले उसे 2 दिन का अवकाश मिल गया था। वह पहली तनख्वाह मिलने की खुशी अपने माँ बाप के साथ बांटना चाहता था। स्कूल की पढ़ाई और नौकरी के बीच समय और हालात की गहरी खाई को वह पाट नहीं सकता था। फिर भी खाई के बीच जो कुछ भी था, उसे सांत्वना देकर उसकी पीड़ा को तो वह कम कर ही सकता था। सुख दुख के चंद लम्हे आपस में बांटकर पीड़ा कम हो जाती है। उसने इस पल के इंतजार में एक लंबा सफर तय किया था। ऐसा सफर जिसमें दिन रात और मान अपमान के बीच अंतर ही नहीं था। शहर से गांव तक पहुंचने में 2-2.5 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता था। इसीलिए वह सुबह ही निकल पड़ा था। बस अड्डे पर आते ही उसे बस मिल गई थी। बस में काफी भीड़ थी। बड़ी मुश्किल से उसे बैठने की जगह मिल पाई थी। कंडक्टर किसी यात्री पर बिगड़ रहा था। इस सामान को उठाओ, छत पर रखो, आने जाने का रास्ता ही बंद कर दिया है। किसका है ये सामान? कंडक्टर ने ऊंचे और कर्कश स्वर में पूछा। एक दुबला पतला सा ग्रामीण धीमे स्वर में बोला, जी मेरा है। कंडक्टर ने ग्रामीण के वजूद को तौलते हुए आवाज सख्त करके लगभग दहाड़ते हुए कहा, तेरा है तो इसे अपने पास रख, यहां रास्ते में अड़ा दिया है, उठा इसे। ग्रामीण ने गिड़गिड़ाकर अजीब सी आवाज में कहा, साहब नजदीक ही उतरना है। सुदीप जब भी किसी को गिड़गिड़ाते देखता है तो उसे अपने पिताजी की छवि याद आने लगती है। ऐसे में उसका पोर पोर चटकने लगता है, जैसे कोई धीरे धीरे उसके जिस्म पर आरी चला रहा हो। उसने कंडक्टर की ओर देखा। कंडक्टर का तोंदियल शरीर कपड़े फाड़कर बाहर आने को छटपटा रहा था। बनेले सूअर की तरह उसके चेहरे पर पान से रंगे दांत उसकी भव्यता में इजाफा कर रहे थे। सुदीप को लगा जंगली सूअर बस की भीड़ में घुस आया है। उसने सहम कर सहयात्री की ओर देखा, जो निरपेक्ष भाव से अपने ख्यालों में गुम था। सुदीप ने ग्रामीण पर नजर डाली, जो अभी तक दयनीयता से उबर नहीं पाया था। उसके भीतर पिताजी की छवि आकार लेने लगी। वह दिन स्मृति में दस्तक देने लगा जब पिताजी उसे लेकर स्कूल में दाखिला कराने गए थे। उनकी बस्ती के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। पता नहीं पिताजी के मन में यह विचार कैसे आया कि उसे स्कूल में भर्ती कराया जाए, जबकि पूरी बस्ती में पढ़ाई लिखाई की ओर किसी का ध्यान नहीं था। पिताजी लंबे लंबे डग भरकर चल रहे थे। उसे उनके साथ चलने में दौड़ना पड़ता था। उसने मैली सी एक बदरंग कमीज और पट्टेदार निक्कर नुमा
कच्छा पहन रखा था, जिसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऊपर खींचना पड़ता था। स्कूल के बरामदे में पहुंचकर पिताजी पल भर के लिए ठिठके, फिर धीरे धीरे चलकर इस कमरे से उस कमरे में झांकने लगे। हर एक कमरे में अंधेरा था, जिसमें बच्चे पढ़ रहे थे। मास्टर कुर्सियों पर उकड़ू बैठे बीड़ी पी रहे थे या ऊँघ रहे थे। पिताजी फूल सिंह मास्टर को ढूंढ रहे थे। 2-3 कमरों में झांकने के बाद एक छोटे से कमरे की ओर मुड़े। उस कमरे में अन्य कमरों से ज्यादा अंधेरा था। फूल सिंह मास्टर अकेले बैठे बीड़ी पी रहे थे। उन्हें दरवाजे पर देखकर फूल सिंह मास्टर खुद ही बाहर आ गए थे। पिताजी ने मास्टर जी की ओर देखते ही दयनीय स्वर में गिड़गिड़ाकर कहा, मास्टर जी, इस जातक को अपनी शरण में ले लो। 2 अक्षर पढ़ लेगा तो थारी दया ते यो भी आदमी बन जागा, तुम्हारी जिंदगी भी कुछ सुधर जागी। सुदीप पिताजी की उस मुद्रा को भूल नहीं पाया। वे हाथ जोड़कर झुके खड़े थे। फूल सिंह मास्टर ने बीड़ी का टोटा अंगूठे के इशारे से दूर उछाला और पिताजी को लेकर हेडमास्टर के कमरे में चले गए। सुदीप का दाखिला हो गया था। पिताजी खुश थे। उनकी खुशी में भी वही गिड़गिड़ाहट झलक रही थी। वे झुक झुक कर मास्टर फूल सिंह को सलाम कर रहे थे। बस हिचकोले खा खा कर रेंग रही थी। आसपास के यात्रियों ने बीड़ी सिगरेट का धुआं ऐसे उगलना शुरू कर दिया था जैसे सभी अपनी अपनी दुश्चिंताओं को धुएं के बादलों में विलीन कर देंगे। उसने अपने पास की खिड़की का शीशा सरकाया। ताजा हवा की हल्की हल्की सरसराहट भीतर घुस आई। उसकी स्मृति में स्कूल के दिन एक के बाद एक लौट कर आने लगे। दूसरी कक्षा तक आते आते वह अच्छे विद्यार्थियों में गिना जाने लगा था। तमाम सामाजिक दबावों और भेदभावों के बावजूद वह पूरी लगन से स्कूल जाता रहा। सभी विषयों में वह ठीक ठाक था। गणित में उसका मन कुछ ज्यादा ही लगता था। मास्टर शिव नारायण मिश्रा ने 4th कक्षा के बच्चों से 15 तक पहाड़े याद करने के लिए कहा था, लेकिन सुदीप को 24 तक पहाड़े पहले से ही अच्छी तरह याद थे। मास्टर शिव नारायण मिश्रा ने शाबाशी देते हुए 25 का पहाड़ा याद करने के लिए सुदीप से कहा। स्कूल से घर लौटते ही सुदीप ने 25 का पहाड़ा याद करना शुरू कर दिया। वह जोर जोर से ऊंची आवाज में पहाड़ा कंठस्थ करने लगा। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100। पिताजी बाहर से थके हारे लौटे थे। उसे 25 का पहाड़ा रटते देखकर उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव तैर गए थे। थकान भूलकर वे सुदीप के पास बैठ गए। वैसे तो उन्हें 20 के आगे गिनती भी नहीं आती थी, लेकिन 25 का पहाड़ा उनकी जिंदगी का अहम पड़ाव था, जिसे वे अनेक बार अलग अलग लोगों के बीच दोहरा चुके थे। जब भी उस घटना का जिक्र करते थे, उनके चेहरे पर एक अजीब सा विश्वास चमक उठता था। सुदीप ने 25 का पहाड़ा दोहराया और जैसे ही 25 चौका 100 कहा, उन्होंने टोका, नहीं बेटे, 25 चौका 100 नहीं, 25 चौका 150। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से कहा। सुदीप ने चौंक कर पिताजी की ओर देखा। समझाने के लहजे में बोला, नहीं पिताजी, 25 चौका 100, ये देखो गणित की किताब में लिखा है। बेटे, मुझे किताब क्या दिखावे है, मैं तो हरफ भी ना पहचानू। मेरे लेखे तो काला अक्षर भैंस बराबर है। फिर भी इतना तो जरूर जानू कि 25 चौका 150 होवे है। पिताजी ने सहजता से कहा। किताब में तो साफ साफ लिखा है 25 चौका 100। सुदीप ने मासूमियत से कहा।
तेरी किताब में गलत भी तो हो सके, नहीं तो क्यों चौधरी झूठ बोलेंगे। तेरी किताब से कहीं ठाडे आदमी है चौधरी जी, उनके धौरे तो ये मोटी मोटी किताब है। वह जो तेरा हेड मास्टर है वो भी 5 हुए है चौधरी जी के, पर डेर भला वो गलत बताएंगे। मास्टर जी से कड़ा सही सी पढ़ाया करें। पिताजी ने उखड़ते हुए कहा। पिताजी किताब में गलत थोड़ा ही लिखा है। सुदीप रुआंसा हो गया। तू अभी बच्चा है, तू क्या जाने दुनियादारी। 10 साल पहले की बात है, तेरे होने से पहले तेरी महतारी बीमार पड़ गई थी, बचने की उम्मीद ना थी। शहर के बड़े डॉक्टर ने इलाज करवाया था, सारा खर्च चौधरी ने ही तो दिया था, पूरा 100 का पत्ता। यह लंबा लीले रंग का लोट था। डॉक्टर की फीस, दवाइयां सब मिलाकर 100 रुपए बने थे। जब तेरी माँ ठीक ठाक होके चलन फिरन लागी तो मैं 4 महीने बाद चौधरी की हवेली गया। दुआ सलाम के बाद मैंने चौधरी जी ते कहा, चौधरी जी मैं ते गरीब आदमी हूँ, थारी मेहरबानी ते मेरी लुगाई की जान बच गई, वह जीगी, वरना मेरे जातक वीरान हो जाते। तुमने 100 रुपए दिए थे, उनका हिसाब बता दो, मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा कर्ज चुका दूंगा। एक साथ देने की मेरी हिम्मत ना है चौधरी जी। चौधरी जी ने कहा था, मन्ने बुरे बखत में मदद करी तो इब्दू ईमानदारी ते सारा पैसा चुका दियो। 100 रुपए पर हर महीने 25 ब्याज के बनते हैं। 4 महीने हो गए हैं, ब्याज ब्याज के हो गए हैं 25 चौका 150। तू अपना आदमी है, तेरे से ज्यादा क्या लेना। 150 में से 20 रुपए कम कर दे। 20 रुपए तुझे छोड़ दिए, बच्चे 130। 4 महीने का ब्याज 130 अभी दे दे, बाकी रहा मूल जब होगा दे देना, महीने के महीने ब्याज देते रहना। इब बता बेटे, 25 चौका 150 होते हैं या नहीं। चौधरी भले और इज्जतदार आदमी है जो उन्होंने 20 रुपए छेल दिए, नहीं तो भला इस जमाने में कोई छोड़ा है। अपने शिव नारायण मास्टर के बाप बड़े मिसर जी को ही देख लो, एक ढेला भी ना छोड़े, ऊपर ते बेगार अलग ते करावा है, जिसे बेगार उनका हक है। दिन भर में गोडे टूट जा, मजूरी के नाम पे खाली हाथ, ऊपर ते गाली अलग। गाली तो ऐसे दे हैं जैसे वेद मंत्र पढ़ रहे हों। सुदीप ने 25 का पहाड़ा दोहराया। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 25 चौका 150। अगले दिन कक्षा में मास्टर शिव नारायण मिश्रा ने 25 का पहाड़ा सुनाने के लिए सुदीप को खड़ा कर दिया। सुदीप खड़ा होकर उत्साहपूर्वक पहाड़ा सुनाने लगा। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 25 चौका 150। मास्टर शिव नारायण मिश्रा ने उसे टोका, 25 चौका 100। मास्टर जी के टोकने से सुदीप अचानक चुप हो गया और खामोशी से मास्टर का मुंह देखने लगा। मास्टर शिव नारायण मिश्रा कुर्सी पर पैर रखकर उकड़ू बैठे थे। बीड़ी का सुट्टा मारते हुए बोले, अबे चूड़े के आगे बोलता क्यों नहीं, भूल गया क्या। सुदीप ने फिर पहाड़ा शुरू किया। स्वाभाविक ढंग से 25 चौका 150 कहा। मास्टर शिव नारायण मिश्रा ने डांट कर कहा, अबे कालिए 150 नहीं 100, 100। सुदीप ने डरते डरते कहा, मां साहब पिताजी कहते हैं 25 चौका 150 हो गए है। मास्टर शिव नारायण हत्ते से उखड़ गया, खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया, आंखें तरेर कर चीखा, अबे तेरा बाप इतना बड़ा विद्वान है तो यहाँ क्या अपनी माँ। एक क्रिया जिसे सुसंस्कृत लोग साहित्य में त्याज्य मानते हैं।
साले तुम लोगों को चाहे जितना भी लिखाओ पढ़ाओ रहोगे वहीं के वहीं। दिमाग में कूड़ा करकट जो भरा है। पढ़ाई लिखाई के संस्कार तो तुम लोगों में आ ही नहीं सकते। चल बोल ठीक से। 25 चौका 100। स्कूल में तेरी थोड़ी तारीफ क्या होने लगी, पाँव जमीन पर नहीं पड़ते, ऊपर से जबान चलावे है, उलट कर जवाब देता है। सुदीप ने सुबकते हुए 25 चौका 100 कहा और एक सांस में पूरा पहाड़ा सुना दिया। उस दिन की घटना ने उसके दिमाग में उलझन पैदा कर दी। यदि माँ साहब सही कहते हैं तो पिताजी गलत क्यों बता रहे हैं, और यदि पिताजी सही हैं तो मास्टर साहब क्यों गलत बता रहे हैं। पिताजी कहते हैं चौधरी बड़े आदमी हैं, झूठ नहीं बोलते। उसके हृदय में बवंडर उठने लगे। नर्म और मासूम बाल मन पर एक खरोंच पड़ गई थी, जो समय के साथ साथ और गहरा गई थी। किसी ने ठीक ही कहा है, मन में गांठ पड़ जाए तो खोले नहीं खुलती। सोते जागते उठते बैठते 25 चौका 150 उसे परेशान करने लगा। बालमन की यह खरोंच ग्रंथि बन गई थी। जब भी वह 25 की संख्या पढ़ता या लिखता, उसे 25 चौका 150 ही याद आता। साथ ही याद आता पिताजी का विश्वास भरा चेहरा और मास्टर शिव नारायण मिश्रा का गाली गलौज करता लाल लाल गुस्सैल चेहरा। सुदीप दोनों चेहरे एक साथ स्मृति में दबाए 25 चौका 150 की अंधेरी दुर्गम गलियों में भटकने लगा। जैसे जैसे बड़ा होने लगा, कई सवाल उसके मन को विचलित करने लगे, जिनके उत्तर उसके पास नहीं थे। बस अड्डे से थोड़ा पहले एक बड़ा सा गति अवरोधक था, जिसके कारण अचानक ब्रेक लगने से बस में बैठे यात्रियों को झटका लगा। कई लोग तो गिरते गिरते बचे। झटका लगने से सुदीप की विचार तंद्रा भी टूट गई। उसने जेब को छूकर देखा। तनख्वाह के रुपए जेब में सही सलामत थे। बस गांव के किनारे रुकी। बस अड्डे के नाम पर 2-1 दुकानें पान बीड़ी की। एक पेड़ के तने से टिकी पुरानी सी मेज पर बदरंग आईना रखकर बैठ गांव का ही बदरू नाई से थोड़ा हटकर दूसरे पेड़ तले बैठा गांव का मोची, एक केले अमरूद वाला। बस यही था बस अड्डा। सुदीप ने बस से नीचे उतरकर आसपास नजरें दौड़ाईं। बस अड्डे पर कोई विशेष चहल पहल नहीं थी। इक्का दुक्का लोग इधर उधर बैठे थे। वह सीधा घर की ओर चल पड़ा। गांव के पश्चिमी छोर पर 30-40 घरों की बस्ती में उनका घर था। दोपहर होने को आई थी। सूरज काफी ऊपर चढ़ गया था। उसने तेज तेज कदम उठाए। लगभग महीने भर बाद गांव लौटा था। जानी पहचानी चिर परिचित गलियों में उसे अपने बचपन से अब तक बिताए पल गुदगुदाने लगे। इससे पहले उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। एक अनजाने से आत्मीय सुख से वह भर गया था। अपना गांव, अपने रास्ते, अपने लोग। उसने मन ही मन मुस्कुराकर कीचड़ भरी नाली को लांघा और बस्ती की ओर मुड़ गया। गांव और बस्ती के बीच एक बड़ा सा जोहड़ था, जिसमें जलकुंभी फैली हुई थी। जलकुंभी का नीला फूल उसे बहुत अच्छा लगता है। इक्का दुक्का फूल दिखाई पड़ने लगे थे। उसने जोहड़ के किनारे किनारे चलना शुरू कर दिया। पिताजी आंगन में पड़ी एक पुरानी चारपाई की रस्सी कस रहे थे। सुदीप को आया देखकर वे उसकी ओर लपके। अचानक? क्या बात है? लगता है शहर में जी नहीं लग गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस ऐसे ही चला आया, सुदीप ने सहजता से कहा। जेब से निकालकर तनख्वाह के रुपए उनके हाथ में रखकर पांव छुए। पिताजी गदगद हो गए। दोनों हाथों में रुपए थामकर माथे से लगाया, जैसे देवता का प्रसाद ग्रहण कर रहे हों।
मन ही मन अस्फुट शब्दों में कुछ बुदबुदाए। फिर सुदीप की माँ को पुकारा, दीपे की माँ, करके यहाँ तो आ, ले संभाल अपने लाडले की माई। माँ आवाज सुनकर बाहर आई, आंचल पसार कर रुपए लिए और सुदीप को छाती से लगा लिया। वह क्षण ऐसा लग रहा था जैसे समूचा घर खुशी की बारिश से भीग रहा हो। सुदीप चुपचाप सभी के खिले चेहरे देख रहा था। सब खुश थे, ऊपरी तौर पर तो वह भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके भीतर एक खलबली मची थी। वह अशांत। उसने माँ से कहा, यहाँ बैठो माँ। हाथ बढ़ाकर आंचल से कुछ रुपए ले लिए। गंभीर स्वर में बोला, पिताजी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या बात है बेटे, कुछ चाहिए? पिताजी ने जिज्ञासावश पूछा। नहीं पिताजी, कुछ नहीं चाहिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पिताजी गुमसुम होकर उसकी ओर देखने लगे। कुछ देर पहले की खुशी पर धुंध पड़ने लगी थी। तरह तरह की आशंकाएं उन्हें झकझोरने लगी थी। वे अचानक बेचैनी महसूस करने लगे थे। सुदीप ने 25-25 रुपए की 4 ढेरियां लगाईं। पिताजी से कहा, अब आप इन्हें गिनिए। पिताजी चुपचाप सुदीप की ओर देख रहे थे। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। असहाय होकर बोले, बेटे, मुझे तो 20 से आगे गिनना भी नहीं आता, तू ही गिन के बता दे। सुदीप ने धीमे स्वर में कहा, पिताजी, ये 4 जगह 25-25 रुपए हैं। अब इन्हें मिलाकर गिनते हैं। 4 जगह का मतलब है 25 चौका। कुछ क्षण रुककर सुदीप ने पिताजी की ओर देखा, फिर बोला, अब देखते हैं 25 चौका 100 होते हैं या 150। पिताजी अवाक होकर सुदीप का चेहरा देखने लगे। उनकी आंखों के आगे चौधरी का चेहरा घूम गया। 30-35 साल पुरानी घटना साकार हो उठी। यह घटना जिसे वे अब तक न जाने कितनी बार दोहरा कर लोगों को सुना चुके थे, आज उसी घटना को एक नए रूप में लेकर बैठ गया था सुदीप। सुदीप रुपए गिन रहा था, बोल बोल कर। 100 पर जाकर रुक गया। बोला, देखो, 25 चौका 100 हुए, 150 नहीं। पिताजी ने उसके हाथ से रुपए ऐसे छीने जैसे सुदीप उन्हें मूर्ख बना रहा है। वे रुपए गिनने का प्रयास करने लगे, लेकिन 20 पर जाकर अटक गए। सुदीप ने उनकी मदद की। 100 होने पर पिताजी की ओर देखा। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने फिर 1 से गिनना शुरू कर दिया। 20 पर अटक गए। उलट पलट कर रुपयों को देख रहे थे जिसे कुछ उनमें कम है। सुदीप ने फिर गिनकर दिखाए। पिताजी को यकीन ही नहीं आ रहा था। सुदीप ने हर बार उनकी शंका का समाधान किया, हर प्रकार से। आखिर पिताजी को विश्वास हो गया। सुदीप ठीक कह रहा है, 25 चौका 100 ही होते हैं। झूठ सच सामने था। पिताजी के हृदय में जैसे अतीत जलने लगा था। उनका विश्वास, जिसे पिछले 30-35 सालों से वे अपने सीने में लगाए चौधरी के गुणगान करते नहीं अघाते थे, आज अचानक कांच की तरह चटक कर उनके रोम रोम में समा गया था। उनकी आंखों में अजीब सी वितृष्णा पनप रही थी, जिसे पराजय नहीं कहा जा सकता था, बल्कि विश्वास में छले जाने की गहन पीड़ा ही कहा जाएगा। उन्होंने अपनी मैली चीकट धोती के कोने से आंख की कोर में जमा कीचड़ पोंछा और एक लंबी सांस ली। रुपए सुदीप ने लौटा दिए। उनके चेहरे पर पीड़ा का खंडर उगाया था, जिसकी दीवारों से ईंट, पत्थर और सीमेंट
भुरभुराकर गिरने लगे थे। उनके अंतस में एक टीस उठी, जैसे कह रहे हों, कीड़े पड़ेंगे चौधरी, कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा।